दोस्तों यमन ने MQ ड्रोन को एक बार फिर से मार गिराया है और पूरे शहर में AK-47 लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है यमन के लोगों के द्वारा। किस तरह की तस्वीरें सामने आई है आपको दिखाऊंगी आगे। जहां अमेरिका और इस्राइल मिलकर गजा को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं यमन की सरजमी वॉशिंगटन की सड़कों और यूरोप के मंचों पर उठ रही है एक ही आवाज, फिलिस्तीन जिंदा है और जुल्म के सामने झुकेगा नहीं। वहीं जापान ने इस्राइल के सैनिकों से अपने देश में फिलिस्तीन में किए गए युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम को कबूल करवाने का एक अनोखा तरीका निकाला है। इस तरीके से इस्राइल बौखलाया हुआ है क्योंकि वो चारों तरफ से फंस गया है। हाँ कहेगा तब भी युद्ध अपराधी कहलाएगा और ना कहेगा तब भी युद्ध अपराधी कहलाया जाएगा। कौन है ये दुश्मन बताऊंगी आपको आगे। अफगानिस्तान में मुसलमानों पर जुल्म करने वाले देशों को खजाना सौंपने का कौन सा खेल चल रहा है ये भी बताऊंगी। और अमेरिका से हमास ने सीधी बातचीत की है, क्या कुछ बातें हुई है ये भी आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। यमन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इस्राइल और अमेरिका को सोने नहीं देगी। आज दोस्तों हज़ा के अल शाहिल जिले में यमनी कबीलों ने एक मानव जंजीर बनाकर बड़ा संदेश दिया है कि हम अमेरिका और इस्राइल के साथ खड़े लोगों से खुद को अलग करते हैं। देख सकते हैं आप आपकी स्क्रीन पर कि बंदूकों के साथ हर किसी के हाथ में बंदूक ही बंदूक है और प्रदर्शन बंदूकों के साथ किया जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ आवाज के साथ, वीडियो आप देखिए। एक तरह से आप इसे यमन का शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं। इन कबीलों ने खुलकर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की है और फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। और दूसरी तरफ यमन ने एक और बड़ी कार्रवाई भी की है। यमनी सूत्रों के मुताबिक अमेरिका का एक MQ-9 ड्रोन उत्तरी यमन के सादा इलाके में गिरा दिया गया। यानी कि अब यमन सिर्फ नारे नहीं लगा रहा है, प्रदर्शन नहीं कर रहा है बंदूकों के साथ, बल्कि जवाब भी दे रहा है खुलकर और डटकर। तीसरी खबर दोस्तों यूरोप से है। कैंस फिल्म फेस्टिवल शुरू होने वाला है, लेकिन इससे ठीक पहले 380 से ज्यादा कलाकारों और फिल्म मेकर्स ने इसराइल के खिलाफ एक ओपन लेटर साइन किया है। इस ओपन लेटर में कहा गया है कि गजा में जो हो रहा है वो जनसंहार यानी कि जेनोसाइड है। दुनिया की मशहूर हस्तियां अब खुलकर ये कह रही हैं कि इनफ इज इनफ, लेकिन इसराइल मानने को तैयार नहीं है। अब चौथी खबर पर आते हैं दोस्तों। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन से आई है ये खबर, जहां पर हुए एक बड़े प्रदर्शन में प्रो पैलेस्टाइन एक्टिविस्ट ने गजा में मारे गई माओं और बच्चों की याद में रैली निकाली। पोस्टर, तख्तियां और आंसुओं के साथ उन्होंने पूरी दुनिया से कहा कि हम इंसान हैं, हम खामोश नहीं रह सकते। दोस्तों मदर्स डे के मौके पर ये प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आंखों में आंसू लेकर ये प्रदर्शन किया गया। आप देख सकते हैं दोस्तों सड़कों पर गजा की माओ के लिए बड़े बड़े बैनर निकाले गए और लिखा गया उन बैनरों पर कि नो मदर्स डे इन गजा। यानी वाकई में दोस्तों मासूम बच्चे जो हमारे हैं, तो कुछ मासूम बच्चों की माओ को भी शहीद कर दिया गया, बच्चों को अनाथ कर दिया गया इसराइल के द्वारा। और वाकई में कि गजा के लिए कोई मदर्स डे इस वक्त नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत से बच्चे अनाथ हो चुके हैं। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगली खबर जापान से है। जापान जाकर इसराइलियों को ना चाहते हुए भी अपना गुनाह कबूल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कैसे वो आप सुनिए। जापान ने एक अनोखा तरीका निकाला है। जापान के एक गेस्ट हाउस ने एक अनोखी शर्त रखी है कि जो भी मेहमान उन जगहों से आते हैं जहां बीते 10 सालों से वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध हुए हैं, अगर वो सेना या अर्धसैनिक बल से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें एक प्लेज यानी कि हलफनामा भरना होगा। इस हलफनामे में मेहमानों को ये वादा करना होगा कि उन्होंने कभी आम नागरिकों पर हमला नहीं किया है, कभी कैदियों या सरेंडर्ड यानी कि जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी रेप, जबरन पलायन, लूटपाट जैसे अपराध नहीं किए हैं और ना ही ऐसे अपराधों को बढ़ावा दिया है, ऐसे अपराधों को करने के आदेश दिए हैं। अब चूंकि इसराइल पर गजा में वॉर क्राइम्स के आरोप लगते रहे हैं, इसलिए जब किसी इसराइली मेहमान से ये
प्लेज यानी हलफनामा भरवाया गया तो इस्राएली एम्बेसडर भड़क उठे, पर होटल ने तगड़ा जवाब देते हुए बिना झुके ये कहा कि हमें लगता है कि आपने हमारे नियमों को जापान के कानून के खिलाफ समझ लिया है। आगे से ऐसी गलतफहमी ना हो, इसलिए हमने प्लेज की भाषा और साफ कर दी है और इस प्लेज में कुल 4 बातें साफ एक बार फिर से लिख दी गई। उन्होंने कहा कि मैं कभी लिखी गई जिसमें ये लिखा गया कि मैं कभी किसी युद्ध अपराध में शामिल नहीं रहा, मैं आम नागरिकों, बच्चों, महिलाओं, पत्रकारों या कैदियों पर कोई हमला मैंने नहीं किया, मैंने कभी युद्ध अपराध को बढ़ावा नहीं दिया और आगे भी मैं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करूंगा। और सबसे खास बात, अगर कोई ये प्लेज नहीं भरता है तब भी होटल में जो है रुकने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, यानी कि एक तीर से 2 निशाना बिना डरे लगाया गया दोस्तों। यानी कि सोचिए आप कि अगर कोई भरता है इसे तो जाहिर सी बात है कि वो ये गारंटी दे रहा है कि इस्राइल सैनिक कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर वो इस प्लेज को बिना भरे आगे बढ़ जाता है, इस हलफनामे को बिना भरे जो है होटल में रहने के लिए जाता है, गेस्ट हाउस में रहता है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने इन पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ जरूर किया है, यानी कि वो युद्ध जो है उसने वॉर क्राइम किया है, वो युद्ध अपराधी है। अब सोशल मीडिया पर लोग इस होटल को कह रहे हैं लेजेंड, जी हाँ लेजेंड बता रहे हैं। दोस्तों इंसाफ ऐसे ही दिखता है, ऐसे ही दिखाया जाता है, बिना डर के, बिना झुके। एक होटल ने वो किया है जो बड़े बड़े देश, बड़े बड़े अरब देश भी नहीं कर पाए हैं। अब अगली खबर पर आते हैं। इस्राइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट ने दुनिया को आईना दिखाया है। उनका ये कहना है कि सच का दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, नेतन्याहू की कट्टर सरकार है असली खतरा। उनके शब्द ये थे कि हमारा असली दुश्मन ईरान, हमास या हिजबुल्लाह नहीं, बल्कि खुद इस्राइल के अंदर मौजूद कट्टरपंथी, पागल और चरमपंथी समूह है और इस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। एडम नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर यह खबर साझा करते हुए ये सारी बातें लिखी हैं, बताई हैं। यानी मतलब जो दुनिया को डर दिखा रहा है असल में उसी के घर में आग लगी हुई है। खैर अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। ये धन्यवाद एक इस्राइली अमेरिकी सैनिक एडन अलेक्जेंडर की रिहाई में जो है मदद के लिए दिया गया है। नेतन्याहू की टीम की ओर से बयान आया कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप को इस्राएली सैनिक एडन अलेक्जेंडर की रिहाई में मदद के लिए धन्यवाद कहा है। ये बात नेतन्याहू की टीम ने तब कही जब उन्होंने यरूशलेम में अमेरिकी दूत स्टीव विनकॉफ और अमेरिका के इस्राइल में एम्बेसडर माइक हकाबी से मुलाकात की। जिस गजा को खत्म करने की कसम खाई थी, वहीं से अब अमेरिका को झुकना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका को झुकना पड़ा। जिसे आतंकी कहा जाता है, वो अब अमेरिका से सीधे सौदा कर रहा है और इस्राइल को दरकिनार कर दिया है। 12 मई को एक अमेरिकी इस्राएली सैनिक, जो कि मैंने आपको बताया कि एडन अलेक्जेंडर को हमास ने रिहा कर दिया, जिस पर नेतन्याहू ने ट्रंप का धन्यवाद भी कहा। धन्यवाद कहना ही था क्योंकि शर्मिंदा हो गए, क्योंकि ये डील सीधा नेतन्याहू से नहीं बल्कि नेतन्याहू को दरकिनार करके हमास और अमेरिका के बीच हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि सौदे में इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू शामिल ही नहीं थे। हमास ने सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डील की है और इस डील के बदले में हमास ने शर्त रखी है कि गजा की घेराबंदी खत्म करो, सीजफायर की बातचीत शुरू करो। क्या ये झुकाव है या फिर अमेरिका को घुटनों पर लाने की रणनीति हमास की? इसे लेकर मुस्लिम हिंद नाम के एक ट्विटर हैंडल ने कुछ लिखा है। जो बातें लिखी है वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, आपको देखनी चाहिए। वो लिखते हैं कि 582 दिनों से गजा पर जुल्म की बारिश हो रही है। इस्राइल ने हर हद पार कर दी है। स्कूल, अस्पताल, मस्जिद, कोई जगह नहीं छोड़ी है। बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब भूखे हैं, बीमार हैं, लेकिन फिर भी गजा के लोग डटे हुए हैं। अब इस्राइल ने भूख को हथियार बना लिया है, ना खाना भेजने दे रहा है, ना पानी और ना दवा। और अफसोस की बात यह है कि दुनिया की कोई मुस्लिम या अरब हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, ना आवाज उठा रही है, ना दबाव डाला, सब खामोश हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब गजा के मर्दों ने एक बड़ा कदम उठाया है। यहाँ पर मर्द से मतलब दोस्तों हमास से है। उन्होंने इस्राइल या इन बेजान मुस्लिम सरकारों से बात नहीं की बल्कि सीधा अमेरिका से बात की है। उस अमेरिका से जो इस्राइल का सबसे बड़ा समर्थक है। हमास ने अमेरिका को एक सीधा प्रस्ताव दिया।
हम एक दोहरी नागरिकता वाले कैदी को छोड़ सकते हैं, लेकिन बदले में तुम बॉर्डर खोलो और खाने पीने की चीजें अंदर आने दो। और कमाल की बात यह है कि अमेरिका ने झुककर जवाब दिया, यानी हमास की बात को मान लिया। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क से वो लोग बात कर रहे हैं जिनके पास ना सेना है, ना हथियार के जखीरे हैं, ना जो है मददगार है कोई, जिन्हें आतंकवादी कहा जाता है, लेकिन बस उनके पास हौसला है, ईमान है और जुल्म से लड़ने की जिद है। जब कोई साथ नहीं देता, जब अपने लोग भी मुंह फेर लेते हैं, तो फिर गजा के लोग खुद खड़े होते हैं अपनी जमीन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इस्लाम के लिए। अब एक और मजेदार खबर आपको बताती हूँ। जिस सैनिक को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे थे, लेकिन हमास ने अमेरिका से डील करके उसे छुड़ा लिया, उसी एदान अलेक्जेंडर ने अब नेतन्याहू से मिलने से ही साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सोचिए आप कि सैनिक भी अब नेतन्याहू पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। कितनी बड़ी ये बेइज्जती है नेतन्याहू की एक तरह से। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले वीडियो में भाषा आपको भले ही समझ में नहीं आएगी, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको आंसू, एक बच्ची के, गजा के बच्चे के आंसू दिखाना चाहती हूँ। देखिए आप। احنا زهقنا يا عالم، زهقنا. انت تعبتي؟ رجعنا لحالي، كلنا تعبنا، كل الاطفال كل الشباب تعبوا. بكفي عاد بكفي. شو اليهود بتسوي فينا؟ دول عربية بتطلع فينا، عجبها الموضوع اللي احنا فيه؟ عجبها ولا بتطلع فينا هيك؟ मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, ना इस जिंदगी में और ना अगली जिंदगी में। ये शब्द एक फिलिस्तीनी बच्ची के हैं जिसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में दर्द। इस बच्ची ने आज सुबह उत्तरी गजा के अल ताबीन स्कूल पर इस्राएली हमले में जो तबाही हुई है उसे देखा है अपनी खुली आंखों से। उसने जो है तबाही को दुनिया तक पहुंचाने के लिए बस इतना ही कहा कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। खास तौर पर अरब देशों के लिए यह संदेश है। ये मासूम बच्ची उन लोगों में से ही थी जिन्होंने अपनी आंखों के सामने मासूमों को मरते हुए देखा है और अब दुनिया से सिर्फ इंसाफ मांग रही है। लेकिन मुझे पता है दोस्तों कि अभी भी अरब मुल्कों की आंखें नहीं खुलने वाली। इस मासूम की चीख सिर्फ एक आवाज नहीं, ये पूरी इंसानियत की पुकार है और अगर अभी भी इस चीख को, इस पुकार को नहीं सुना गया तो इंसानियत पर लानत है। अब बात अफगानिस्तान की करते हैं। जब किसी मुल्क की जमीन के नीचे सोना, चांदी और खजाने छुपे हों तो सिर्फ उस मुल्क के लोग नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी लालच से देखती हैं दोस्तों। जी हाँ, लालच से उस मुल्क की तरफ देखती हैं। आज अफगानिस्तान के साथ भी यही हो रहा है और अफसोस की बात यह है कि इस लूट में बाहर वाले ही नहीं बल्कि अंदर के लोग भी शामिल हैं। आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट है, लिखा है इसमें कि अफगानिस्तान की जमीन के नीचे जो खजाना छुपा है, जैसे तांबा, लोहा, लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल, वो किसी सरकार या नेता की निजी संपत्ति नहीं है, मुसलमानों की ये अमानत है, उम्मत की दौलत है और इस पर सिर्फ शरिया के मुताबिक ही फैसला होना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? हाल ही में अफगानी सरकार और अमेरिका, चीन, रूस जैसी ताकतों के बीच मीटिंग हुई, खुलेआम और चोरी छुपे दोनों। इन मुलाकातों का मकसद था अफगानिस्तान की खदानों को बेचने का सौदा। अफगान हुकूमत ने पिछले 3 सालों में 200 से ज्यादा खदानों के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिना किसी इस्लामी प्लानिंग के निजी कंपनियों और कुछ अमीर लोगों को दे दी है। ना कोई पारदर्शिता, ना कोई इंसाफ, बस अमीरों की जेबें भरने का खेल चल रहा है। कुछ सौदे तो सीधे ऊपर से ऑर्डर आ गया कि इनको खदान दे दो और दे दी गई। यह अफगान जनता की मिल्कियत को लूटने का खुला खेल चल रहा है। इस्लाम क्या कहता है, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इस्लाम कहता है, हदीस के हवाले से यह बताया गया कि इस्लाम कहता है कि मुसलमान 3 चीजों में बराबर के साझेदार हैं, पानी, चारागाह और आग। यानी कि खदाने किसी की निजी मिल्कियत नहीं बन सकती हैं। और सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि ये खजाने उन देशों को क्यों दिए जा रहे हैं जो उम्मत के दुश्मन हैं। चीन जैसे मुल्क जो ईस्ट तुर्किस्तान में उइगुर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, क्या उनको हमारी दौलत यानी कि इस्लाम की जो दौलत है वो सौंपा जाना चाहिए? क्या ये इस्लाम कहता है? कुरान भी साफ तौर पर यह कहता है कि जालिमों की तरफ मत झुको वरना आग तुम्हें छू लेगी। दोस्तों अफगानिस्तान की खदानें बिक रही हैं, उम्मत की दौलत लूटी जा रही है और इस लूट को इस्लाम के नाम पर जायज ठहराया जा रहा है। जो दौलत उम्मत की है वो उम्मत के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए, ना कि किसी जालिम हुकूमत की जेब में जाए ये दौलत और ना किसी दुश्मन ताकत के हवाले की जाए।
आपका क्या कहना है इस पर कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।